हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। करंट अफेयर की डेडिकेटेड क्लासेस मैंने ली हैं, जिसमें से एक यूपी स्पेशल की करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें कि आप लोगों को जनवरी 2024 से लेकर के मार्च 2024 तक का करंट अफेयर एक क्लास में मिलेगा। एक क्वार्टर का करंट अफेयर कवर किया है और उसके साथ साथ ही आपको एक क्वार्टर का करंट अफेयर मिलेगा पूरा ऑल ओवर नेशनल प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, उसमें आपको करंट अफेयर में जो रिसेंट नियुक्तियां हुई हैं वो मिलेंगी, इंडेक्सेस मिलेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बनते हैं करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिलेंगे। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जीएस पेपर 2, जिसे कि हम सी सैट बोलते हैं। सी सैट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जीएस 1 तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सी सैट कहीं ना कहीं हमसे इग्नोर हो जाता है, तो सी सैट को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसलिए आज की क्लास में हम जीएस का जो पेपर करने जा रहे हैं, वैसे तो ये सेट नंबर 18 है, लेकिन सी सैट का ये पेपर नंबर 1 है। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पसंद आएगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक्स, शेयर्स और कमेंट मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो इसको करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हिंदी के क्वेश्चंस देखते हैं, उसके आगे फिर आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, विद्यालय में कौन सी संधि हमें बताना है। तो विद्यालय की जो संधि विच्छेद होता है, विद्याधन आलय या विद्या प्लस आलय ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर बड़ा आ मिल रहा है हमें, एक यहाँ पर बड़ा आ मिल रहा है, तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संधि जो होती है स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है हमें। तो देखिए, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त करना, असफल जो सफल ना हो सके, दाल चावल, दाल और चावल, यहाँ पे डैश को हटा के और ऐड किया गया है। दशानन का होता है, दश है आनन जिसके, यहाँ पे आंखें नहीं आनन होने चाहिए, आनन मतलब मुंह। ठीक है, दशानन कौन है, रावण है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तट का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, किनारा, कूल और तीर, ये तट के ही पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ये जो कुल है, ये कुल तट का पर्यायवाची नहीं है। कुल ये हो सकता है सब कुछ, ये हो सकता है, या फिर कुल ये वंशावली, वंश, ठीक है, उसको समझाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपकी जानकारी के लिए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, देखिए, कुनबा, खानदान, घराना, परिवार, ये सारे कुल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पर्यायवाची इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं यहाँ पर, ये जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन के अलावा चीज़ आपको आज की वीडियो में मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही उठाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। यहाँ पर कृश का उचित विलोम बताना है हमें। कृश का मतलब होता है बिल्कुल दुबला पतला। ठीक है, कृश का मतलब होता है दुबला पतला, कृश की भांति, घास के पत्ते के जैसा। ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ पर दी है, इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम वायु बाहर मुंह से निकलती है, या फिर यूँ कहें कम समय लगता है। ठीक है, तो का वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो होता है ये अल्प प्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का और गा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे का और गा। ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो चीज़ ऊपर बताई है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो
वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है। तो देखिए पट का अर्थ किवाड़, वस्त्र, पर्दा, ये सभी पट कहलाता है। पट पीत मतलब पीला कपड़ा, लेकिन डालना नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। आदेश की अवहेलना, तो आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा कहलाता है। अवज्ञा ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ आकर है, दूसरी तरफ आकार है। आकर मतलब कहीं जाना, ठीक है, और दूसरा वाला जो आकार है ये है रूप। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा जाना और रूप, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है, हमें बताना है। तो देखिए जहाँ पर कोई भी शब्द या यूँ कहें कोई भी वाक्य ऐसा, दो वाक्य आपस में किसी कंजंक्शन के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। कंजंक्शन हिंदी में और, इसलिए, ये सब कंजंक्शन होते हैं हिंदी में, ठीक है, या फिर कॉमा के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, तो वो ही वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है पूरा वाक्य एक सेंटेंस में खत्म हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सरल वाक्य है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, यहाँ पे और ये कंजंक्शन जुड़ा है, ये कॉमा है, यहाँ पर भी ये कॉमा है, ठीक है। तो अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य चुनिए। तो मोहन पत्र लिखो हो जाएगा विधानवाचक। विधानवाचक को ही आज्ञावाचक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुधारू शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो दूध में जब हम उपसर्ग जोड़ देते हैं, उपसर्ग कौन सा बताते हैं। तो दूध जो है ये उपसर्ग है और आरू उप शब्द में ये जोड़ा गया है, तो ये दुधारू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लोकोक्तियों में से उनके अर्थ के साथ कौन सा जोड़ा गलत है, हमको ये बताना है। तो देखिए पहला जो है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विरुद्ध काम करना या नाम होना। गुड़ खाएं लेकिन गुलगुलों से परहेज करें। कोई बड़ी बुराई करना लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से बचना, ठीक है, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। उतर गई लोई तो क्या करोगे, मतलब बेशर्म व्यक्ति पे किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब, और इसका जो सही अर्थ होता है कि चालाकी से कोई काम कर लिया जाए लेकिन वो बार बार नहीं होता। तो चालाकी से किया गया कोई भी काम बार बार नहीं कर सकते हो, इसका सही अर्थ ये होना चाहिए। लेकिन मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, ये इस लोकोक्ति का सही उदाहरण नहीं होगा। मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, ये जो लोकोक्ति है ये है अंधी पीसे कुत्ता खाए। ओके, अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, ये इसका सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्थर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो पत्थर का जो तत्सम है ये प्रस्तर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है हमें। तो शुश्रूषा जो है ये सही शब्द हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। वर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो वर्तनी और व्याकरण से जो वाक्य अशुद्ध है वो है मेरी आवाज़ संसद में गूंजेगी। ऑप्शन नंबर 1 मेरी आवाज़ संसद में गूंजेगी, ये सही हमारे उत्तर का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसमें भर शब्द क्या है। तो देखिए रात भर, भर जो है संबंध बोधक है और ये संबंध के बारे में बताता है कि रात भर जगेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तात्कालिक वर्तमान का सही उदाहरण कौन सा है। तो तात्कालिक वर्तमान जिसमें कार्य चल रहा होता है, तो शान गीत गा रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान का सही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, इसमें वाच्य बताना है। तो ये भाव वाच्य हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पर भाव वाच्य होता है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये परिभाषा भी यहाँ पर दे दी है, इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो क्लास में मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को अच्छे से करते चलिए। निम्नलिखित में से इंगित का क्या अर्थ नहीं होता है। तो
संकेत, इशारा, अभिप्राय सभी इंगित का ही अर्थ होते हैं, लेकिन अवस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। तो धन प्लस वान, ठीक है, धनवान, यही यौगिक शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे दिवाकर, दिवा और दिन और कर से मिलकर के बना है। रेल प्लस गाड़ी, घुड़सवार, रसोई प्लस घर, राजपुत्र, जेल खाना, सहपाठी, ये सब क्या है, योग शब्द हैं। ठीक है, यौगिक हैं। लेकिन रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनको यदि तोड़ा जाए तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्दों की डेफिनेशन ये दे रखी है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ लेवल की रीजनिंग नहीं है, ये सीसैट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल की रीजनिंग है। तो सीसैट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनको करते हैं। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए, तो न्यायालय में क्या होता है, न्याय दिलाया जाता है। कॉलेज में क्या किया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए, राहुल को जो नंबर दिया गया है 12 दिया गया है, जीनस को 17 दिया गया है, तो वीनस या विनाश को क्या दिया जाएगा। अब इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि पहले नंबरिंग करी गई है जो भी शब्द दिए गए हैं राहुल। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, राहुल को 12 नंबर दिया गया है। अब सबके नंबर लिख लिए गए हैं जो जिस स्थान पे होता है, जैसे हम ABCD ऐसे करके लिखते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। 26 लेटर्स होते हैं पूरी इंग्लिश वर्णमाला में। ठीक है, तो राहुल जो है 18वें नंबर पे आता है, जो जिसके स्थान है R 18वें पे आएगा, A नंबर 1 पे आएगा, H की जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो 8 हो जाएगी, U 21 हो जाएगा और L की जो है वो 12 हो जाएगी। और फिर इन सबको जोड़ दिया गया है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 60 आएगा। ठीक है, और इसमें राहुल में जो लेटर हैं वो 5 लेटर हैं। 60 को फिर 5 से भाग दे दिया गया है, तो 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 1 यहाँ से बचेगा और ये 2 बार में जाएगा तो 12 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, वही लिखी गई है। अगला क्या था, उसके बाद था जीनस। जीनस में 17 है तो Z 26 पे आएगा, फिर 5, 14, 21 और 19 85, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया गया है तो 17 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला भी हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वाड्रिलियन दे रखा है, क्वांटिटिलियन दे रखा है, मिलियन, ऑक्टिलियन और ट्रिलियन। तो ये जो शब्द हैं इनको हमको लगाना है सीक्वेंस में। अब इनका सीक्वेंस हम कैसे निकालेंगे तो ज़रा समझिए इसको कि इसका सीक्वेंस कैसे निकलेगा। तो देखिए, क्वाड्रिलियन क्या होता है, 10 की घात 15 होता है। ठीक है, क्वांटिटिलियन में क्या होता है, 10 की घात 18 होती है, मिलियन में 10 की घात 6 होती हैं और ऑक्टिलियन में 10 की घात 27 होता है। ठीक है, और ट्रिलियन में मिलियन एंड मिलियन होते हैं तो ये 10 की घात 12 हो जाता है। अब इनको सब हम अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो जब हम अवरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास जो क्रम आएगा वो 10 की घात 6, फिर 12, फिर 15, फिर 18 और फिर 27 आएगा। तो इसी तरीके से जो हमारे उत्तर का करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 3, 5, 1, 2 और 4 बनेगा। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है। तो देखिए, हम इसमें सिंपली सर्च कर सकते हैं, देख लेंगे कि ऐसे 7 कौन कौन से हैं जिनके ठीक पहले 6 है। तो देखिए, यहाँ पर एक ये जो है ठीक पहले 6 है लेकिन पीछे 5 नहीं है। ठीक,
उसके बाद 1 6 आपको मिलेगा, 1 7 ये मिलेगा, ये वाला जिसके ठीक पहले 6 है लेकिन पीछे 5 नहीं है, तो संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा सर्च करके, 2 के अलावा और कोई भी 7 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो उसी महीने के 30वें दिन का पहले का 6वां दिन कौन सा होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, महीने का चौथा दिन रविवार था, ये हमको दे रखा है, इसलिए 11वां दिन अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 11वां दिन हमने उसी में 7 और ऐड कर देंगे, तो फिर अगला रविवार कब पड़ेगा, 11वां दिन पड़ेगा। फिर उसमें 7 ऐड कर देंगे, अगला रविवार कब पड़ेगा, 18वां दिन पड़ेगा। 18वां, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 25वां दिन रविवार पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि 25वें दिन रविवार है, उसके आगे 5 दिन और हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 30वां दिन पड़ेगा ये रहा। ठीक है, और रविवार से 5 दिन बाद 30वां दिन मतलब शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, संडे के बाद काउंट कर लीजिए आगे 5 डेज, तो संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, और ये 5वां दिन फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां दिन क्या पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 30वें दिन से पहले का 6वां दिन। ठीक है, तो 30वें दिन से पहले का 6वां दिन मतलब शुक्रवार से एक दिन पहले क्या पढ़ना है, शनिवार पढ़ना है। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर शनिवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ठीक है, तो पहला पद क्या है, दौड़ना। दौड़ने के साथ संबंधित कौन सा है, ट्रैक। तो दौड़ा तो ट्रैक पे ही जाता है। मुक्केबाजी से संबंधित कौन सा हो जाएगा, मुक्केबाजी रिंग में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गई प्रक्रियाओं में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक सही क्रम होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है नींद से उठोगे, तो क्या होगा, तीसरा आपका आ जाएगा नंबर 1 पर। ठीक है, नींद से उठो, उसके बाद क्या आएगा, नाश्ता कर लिया, 3, उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लंच करोगे तो 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, डिनर करोगे, फिर सो जाओगे। ठीक है, सो जाओगे तो सोना कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। 3 5 2 1 4, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आर्गुमेंट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द आर्गुमेंट दे रखा है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने लेटर्स ऐसे हैं जो सेम प्लेस पे रहेंगे। तो फिर इसको हम लोग करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। अब आर्गुमेंट जो था ये आपका शब्द है, ठीक है, इसको अभी मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया है। तो आप देखो, आप एक तो ये जी है जिसकी स्थिति सेम है। ठीक है, उसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है, ए है। 2 शब्द हैं, पहला ए आ रहा है, दूसरा जी आ रहा है। तो जो तीसरा विकल्प है हमारा 2, ए और जी की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो अभी इसमें हमें देखना है, ये जो नाइस दे रखा है, नाइस और जो सेकेंड वाला पद है इसमें हमें रिलेशन देखना है। तो अगर हम नाइस को कुछ इस तरीके से लिखें और इनकी प्लेस वैल्यू लिखें, तो ये नाइस जो है N 14 नंबर पे हो जाता है, I 9 पे हो जाएगा, और C 3 पे हो जाएगा, E कितने पे हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे लिखा गया है, O G F और A। ठीक है, ये हो गया आपका। तो O की प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा G, और F की प्लेस वैल्यू कितनी हो जानी है, 6 हो जानी है, A की 1 हो जानी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए क्या रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये +1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 9 से 7 हो गया, -2 हो गया, 3 से 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया, और यहाँ पे 5 से 1 हो गया, -4 हो गया। अब हम यही वाला रिलेशन अगले में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोल्ड, COLD। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 3, ठीक है, 15, L की प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगी, D की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बना था, +1 -2 +3 और -4। ठीक है, तो +1 करेंगे, C के बाद D आ जाएगा,
उसके बाद O में -2 करेंगे तो M आएगा, और उसके बाद L में +3 करेंगे तो O आएगा, और D में -4 करेंगे तो Z आ जाएगा। तो D मॉज हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक दिशा से कहता है कि पेंटिंग में वो लड़की जो है मेरी माता की बहन की पुत्री है। पेंटिंग में जो लड़की है वो दीपक से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक लड़का जो दीपक है, दीपक क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा दीपक, इसको मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ दीपक, ये रहा दीपक। ठीक है, अब दीपक की माँ तो मैं यहाँ पे DM लिखूँगी, मतलब दीपक्स मदर। ठीक है, अब कह रहा है दीपक की पेंटिंग में वो जो लड़की है, पेंटिंग एक ये पेंटिंग हो गई, पेंटिंग में कोई लड़की है। ठीक है, इसको मैंने G से डिनोट कर दिया गर्ल। ठीक है, ये अलग दे रखी है। जो स्क्वायर में रहेगा वो मेल होगा, जो सर्कल में रहेगी वो फीमेल होगी। ठीक है, अच्छा, माता की बहन की पुत्री है, तो दीपक की माता की बहन, तो ये दीपक की मम्मी हो गई, और दीपक की मम्मी की बहन कौन हो गई, ये भी दीपक की मौसी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DM's मौसी, DMM लिख देती हूँ। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि दीपक की माता की बहन के पुत्र की पुत्री, दैट मीन्स जो DMM है इनका एक पुत्र है, मतलब DMM के बाद DMM सन लिख देती हूँ, S कर देती हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर में बंद कर देती हूँ क्योंकि ये मेल है, ये ऐसे हो गया, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, और ये इनकी बेटी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो लड़की है पेंटिंग में ये दीपक से किस प्रकार संबंधित है। तो अब आप ऐसे समझने की कोशिश करो, ये जो मौसी का बेटा है ये दीपक का क्या हुआ, भाई हुआ। ठीक है, भाई हुआ, और जो भाई की बेटी होती है वो क्या होती है, भतीजी होती है ना। ठीक है ना, भतीजी होती है, तो नीस करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, कई सारे विकल्प दे रखे हैं, यहाँ पे भी हमें सार्थक क्रम बना के देना है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है, उसका विज्ञापन आता है, तो 2 को 1 नंबर पे डालो। उसके बाद क्या होता है, आवेदन पत्र भरते हो आप, तो 4 को डालो फिर आगे। उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद करते हो आप प्रवेश पत्र मिलता है, प्रवेश पत्र हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हो, परीक्षा देने जाते हो, 5 पे डालो। फिर परिणामों की घोषणा होती है, तो 2 4 3 5 1 जो बनेगा वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से। तो जो पहला पद है यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, ये यहाँ पर डॉट्स ऐसे लगेंगे तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्वी दे रखा है KRVI, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देख लेते हैं कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। KRVI, इसको एक काम करते हैं, ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, अब करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस मुझे भी मिल जाएगा लिखने के लिए। KRVI, ठीक है, K की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी, R की 18 हो जाएगी, V की 22, I की कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब इसको लिखा किस में गया था, ये हो गया था आपका N, ये था U, ये था V था Y, इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा, यहाँ पे आएगा, और I किस में कन्वर्ट हो गया था, L में। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ मैं। प्लेस एंड वैल्यू N की 14 हो जाएगी, U की 21 हो जानी है, और Y की 25 होती है। ठीक है, L की 12 होती है। अब देखो इसमें कैसे चेंज हो रहा है, 11 और 14 यहाँ पे +3 हो गया, 18 21 +3 हो गया, यहाँ पे भी +3 हो गया, मतलब सब में +3 चलना है। ठीक है, तो हमें जो सॉल्व करना था वो था हमारा AH M और Q। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। तो +3 हम इसमें सब में कर देंगे, तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 8 होती है H की, ये 13 होती है 13, और Q की 17 होती है। तो A में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 4 हो जाती है इसकी प्लेस वैल्यू। H में +3 करेंगे तो K आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे M में +3 करेंगे तो P आएगा 16। ठीक है, Q में +3 करेंगे तो T आएगा। तो D के PT हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं।
तो ये देखो AHMQ किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा DKPT में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने CSAT की क्लास की, जिसमें हमने हिंदी के क्वेश्चंस देखे, उसके साथ साथ हमने रीजनिंग के भी क्वेश्चन किए। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।